मेरा नाम सोनम शर्मा है। मैं कक्षा BA6 सेमेस्टर की छात्रा हूँ और आज का मेरा टॉपिक है गांधी जी और उनके लेखन। मैं सबसे पहले आपको गांधी जी का परिचय देना चाहूँगी। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के निकट पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके बचपन का नाम मनुया मोनिया था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जिनको कवा गांधी भी कहा जाता है। वो राजकोट में दीवान थे। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था, जो एक धर्मपरायण महिला थी और गांधी जी का 13 वर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया गया था। इनकी जो पत्नी है उनका नाम था कस्तूरबा गांधी, जिनका उपनाम था बाग। गांधी जी जब 7 वर्ष की अवस्था में थे तब ये राजकोट शिफ्ट हो गए थे और 1885 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। 1886 में इनको एक संतान हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी भी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन्हें 4 पुत्र हुए। पहले हरिलाल, जो सबसे बड़े पुत्र थे, 1888 में उनका जन्म हुआ नई दिल्ली में। दूसरे मणिलाल, जिनका जन्म 1892 में हुआ था। तीसरे रामदास, जिनका जन्म 1897 में हुआ था और चौथे देवदास, उनका जन्म 1900 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। और गांधी जी ये राजनीतिक रूप से गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने 10th और मैट्रिक पास की थी अहमदाबाद से। इसके बाद इनके भाई ने इनसे कहा कि आप बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले जाओ। तब 4 सितंबर 1888 को गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए। तब इनकी माता ने इनसे एक शपथ ली थी कि तुम्हें स्त्री, शराब और मांस नहीं छूने हैं। गांधी जी जब इंग्लैंड गए तो वहाँ पे इन्होंने अपने लिए एक लॉ कॉलेज ढूंढा, जिसका नाम था लॉ कॉलेज इनर टेम्पल। वहाँ पे इन्होंने वेजिटेरियन खाने के लिए इन्हें एक सोसाइटी मिली थी, वेजिटेरियन सोसाइटी। वहाँ पर इन्होंने काफ़ी ढूंढने के बाद इन्हें वो सोसाइटी मिली थी। 1891 10 जून 1891 को इन्हें लॉ की पढ़ाई इनकी पूरी होगी और इन्हें बैरिस्टर घोषित कर दिया गया था। इंग्लैंड में रहते हुए दूसरे माह में ही ये थियोफिस्ट भाइयों से मिले थे, जिन्होंने इन्हें अर्नोल्ड से मिलाया था और इन्होंने इनकी गीता अनुवाद पढ़ा और उनकी पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया पढ़ी, बाइबल पढ़ी। उनसे ही बहुत प्रभावित हुए। 12 जून 1891 को गांधी जी भारत वापस आ गए। यहाँ पर आकर इन्होंने वकालत शुरू की, सबसे पहले राजकोट में, लेकिन राजकोट में वकालत नहीं चल सकती। उसके बाद ये बम्बई चले गए। वहाँ पर जाकर निष्कर्ष क्या था? तो गांधी जी के लेखन, गांधी जी ने सबसे पहली पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जो 1909 में लिखी थी। दूसरी पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ 1927 में लिखी थी। तीसरी दक्षिण अफ्रीका में मेरे सत्याग्रह, ये इन्होंने 1928 में लिखी थी। और चौथी मेरे सपनों का भारत, जो इन्होंने 1947 में लिखी थी। इस प्रकार गांधी जी ने अपने कुछ सूत्र भी दिए थे, जैसे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ऐश्वर्य। गांधी जी के अनुसार हमें सत्य की खोज के लिए प्रयास करना चाहिए। अहिंसा, हमें कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। और अपरिग्रह, हमें अपने पास आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं रखना चाहिए। और अस्तेय, चोरी नहीं करनी चाहिए। ऐश्वर्य, अपने जीवन को किसी भी स्वाद के ऊपर रहकर नहीं जीना चाहिए। ऐश्वर्य में जीवन जीना चाहिए। थैंक यू। जल्दी आएगा। बोलना शुरू करें। मेरा नाम सोनिया है, BA सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा 2 रोल नंबर है। मेरा टॉपिक है गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग आत्मकथा लिखी है। वह 9 नवंबर 1929 को लिखी, 1925 से लिखनी शुरू हुई थी और 3 फरवरी 1929 को पूरी हुई थी। गांधी जी ने आत्मकथा की शुरुआत लिखने का मुख्य उद्देश्य रखा था कि सत्य, अहिंसा और ईश्वर के मार्ग को समझने और समझाने के लिए उन्होंने आत्मकथा का प्रयोग किया। मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। मैं कक्षा BA सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 6 है। आज का मेरा विषय है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का सत्याग्रह। 1893 ईस्वी में गुजरात के व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी करने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ पर उन्होंने यह अनुभव किया कि भारतीयों की दुर्दशा बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि मुस्लिम ही दक्षिण अफ्रीका में ठहरेंगे। एक बार जब वे डरबन से प्रोटोरिया के बीच यात्रा कर रहे थे तो उनको प्रथम श्रेणी का टिकट होते हुए थे। अंग्रेजों ने उनको बैन का टिकट दे दिया। इस पर उनको भारतीय दुर्दशा का अनुभव हुआ। तब उन्होंने 1906 ईस्वी में पहला सत्याग्रह किया। उनका सत्याग्रह हिंसात्मक था। अहिंसा का मतलब है बिना लड़ाई के सत्य के लिए आग्रह करना। उनके सत्याग्रह का विचार था कि अपने शत्रुओं को पराजित नहीं करना, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। थैंक यू। मेरा नाम मैं BA सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 7 है।
बंगाल, पूरे देश में बंगाल में ही, बंगाल के अलावा ही कहीं पर ये कानून बना रखा था। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तैयार है? Good afternoon, all of you. Well, I Suman Rishi here. I'm from China. I am from BA 6th semester. My roll number is 8. I am here to tell you about the topic relevance of Mahatma Gandhi in the contemporary world. Today, if we see in the Indian society as well as the world, the whole world society, we can see the relevance of Mahatma Gandhi's ideas in today's time. First, I would like to tell and point out the idea of Satyagraha. The Satyagraha means to follow the path of truth. There is thing that we should not follow the weapons, we should quit that way of violence and we should always run on the way of truth. This is the ideology of Satyagraha. Today, if we see this ideology, if we are going to follow this ideology of Mahatma Gandhi, then really the conflict in the most of the world, in most of the countries are being solved very easily. The second concept of Mahatma Gandhi is non-violence. It means to fight without weapons. Today, if we are seeing the countries are fighting with each other, if a country is going to adopt these ideologies in their life, then there will not be any conflict in this world. We can see we are running behind peace and stability. Then the idea of Gandhiji that we are to establish peace in this world, it can be done only by following the way of non-violence. That is the next term, sustainable development. It means the development without compromising the need of future generation. If such type of development is going to be implemented in today's world, then we can see and we can have the imagination of that world in the present society. Today we are running behind to have the solving the problem of environmental issues. This is the thing. The Gandhiji already have told about solving the conflicts of environmental issues. We should not run behind the materialistic progress. Today we are running behind that progress, but it should not be done like. The next thing, decentralization. Gandhiji focused more on the division of power into the local level, so the local people can also include in the implementation and the processing of a particular policy in this world. Today, we see India is the largest democracy in the world, and we are following the system of decentralization. This is also told by Mahatma Gandhi, and today we are following the ideology of Mahatma Gandhi. The G20 was also had on the concept of Vasudhaiva Kutumbakam, which means one earth, one family and one future. This was supported by Mahatma Gandhi. Today, the G20 presidency was also held in Delhi, and we are going to adopt that concept which I already told about by the father of nation. So this is a great achievement. We have already those types of ideology and principle, and we are having the model that of such type of great personality. The need is to follow that way. Thank you. Have a nice day. नेक्स्ट तैयार है? मैं रितिका BA सिस्टम सेमेस्टर की छात्रा हूँ। अपने एड ऑन कोर्स के एजुकेशन कोर्स के टॉपिक खेड़ा आंदोलन पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करती हूँ। खेड़ा आंदोलन 22 मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में प्रारंभ हुआ था। यह किसानों का ब्रिटिश सरकार की कर वसूली के विरुद्ध प्रथम सत्याग्रह था। इसे प्रथम संविधान आंदोलन भी कहा जा सकता है। 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में आधी फसल मारी गई थी, जिसके विरुद्ध किसानों की मांग की थी उनका कर माफ होना चाहिए, परंतु सभी बड़े अधिकारियों ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। जिसके बाद गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह का मार्ग सुझाया तथा सभी से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बनने की अपील की। गांधी जी की अपील के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल सामने आए और उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों से प्रतिज्ञा पत्रों पर हस्ताक्षर कराए कि वे किसी भी हालत में अपने स्वाभिमान के विरुद्ध जाकर इन करों को नहीं देंगे। किसानों ने उनका पूर्ण साथ दिया। खेड़ा आंदोलन के कारण करों में वृद्धि। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1918 में की गई करों में 23% वृद्धि इस आंदोलन का प्रमुख कारण थी। प्लेग की बीमारी। सन 1918 में गुजरात प्लेग की बीमारी से जूझ रहा था, जिसमें खेड़ा जिले में
दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो रही थी। खराब फसल 1917 में गुजरात में किसानों की आधी फसल मारी गई थी, जिसकी वजह से किसान इन भारी करों को भरने में असमर्थ थे। खेड़ा आंदोलन के परिणाम। गांधी जी तथा सभी स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं के कई महीनों के संघर्ष के बाद सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने करों को निलंबित कर दिया तथा जिन किसानों की जमीन उन्होंने पूर्व में जब्त की थी वो भी वापस कर दी गई। थैंक यू। नेक्स्ट। मेरा नाम सिखाया है, ये सेक्शन की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण पहल खिलाफत आंदोलन भारतीय इतिहास में खिलाफत का बहुत महत्वपूर्ण रहा है। इस आंदोलन में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलन था। इस आंदोलन का आदान प्रदान 1919 ईस्वी में हुआ था। इसमें भारतीय ब्रिटिश सरकार ने खिलाफत आंदोलन की उपाधि को वापस ले लिया था। ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मैं मिलन शर्मा BA 6 सेमेस्टर का छात्र। मेरा टॉपिक है आज का मेरा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला पैन इंडिया मूवमेंट था, जो कि विभिन्न स्थानों पर, भारत के विभिन्न स्थानों पर विभिन्न प्रकृतियों में चलाया गया था। इसकी मुख्य प्रवृत्ति थी अहिंसात्मक तथा सत्याग्रह, अर्थात सत्य के साथ में आग्रह करते हुए अहिंसा का प्रयोग करते हुए अपना पक्ष रखना। इसके मुख्य कारण उस समय पर आया रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड और साथ में किसानों के ऊपर की जाने वाली कर में वृद्धि, ये सभी इसके मुख्य कारण थे। इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपना लक्ष्य रखा था कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज को हासिल किया जाएगा। और असहयोग आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नेताओं के द्वारा अलग अलग अपने कार्य किए गए, जिसमें कि एक मोंगला विद्रोह मुख्य है। मोंगला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर मुस्लिम जनता के द्वारा हिंदू जमींदारों व ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध चलाया गया एक विद्रोह था, जिसने कि बाद में हिंसा का रूप ले लिया, जिससे गांधी जी बहुत आहत हुए। इसके बाद में 5 फरवरी 1922 को चोरी चौरा कांड की घटना हुई, जिसमें कि उत्साही भीड़ ने थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मियों की उसमें जान चली गई। बस थाना देश का नाम बता दो, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। जो 22 पुलिसकर्मी थे उनमें से गुप्तेश्वर पांडे, कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए नेक्स्ट। सेमिनार होगा तो उसके बाद पार्टिसिपेट होता तो पता होता है। मेरा नाम अनुष्का शर्मा, मैं कक्षा 2 सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 2 है। मेरा टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने कथन दिया। मैं अब और आगे स्वतंत्र की राह नहीं देख सकता, मैं बीच के पूरे परिवर्तन की राह भी नहीं देख सकता। अगर मैं रुका तो इस पर मुझे मैं मिलेगा, यह मेरे जीवन का अंतिम संघर्ष है। भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 7 अगस्त 1942 को गांधी बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। गांधी जी ने कांग्रेस से कहा भी था, अगर उन्होंने ये प्रस्ताव संघर्ष को स्वीकार नहीं किया तो वे बालू से ही नया आंदोलन खड़ा कर देंगे। कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। यह गांधी जी के प्रस्ताव में 4 बिंदुओं पर ध्यान दिया गया था, जिसमें काश्तकारों से कहा गया था, अगर कोई तुम्हें हिस्सा दे दो उनकी वो सही जाए, नहीं तो नहीं सही जाए। छात्रों से कहा गया था कि वो अपनी पढ़ाई तब तक ना छोड़ें जब तक आज़ादी नहीं मिल जाए। Good morning all of you. My name is Sana Sethi.
टेक योर टाइम। क्या टॉपिक बनाए हैं? भारत विभाजन और गांधी जी। तो बस इतना बताऊँ मतलब कि क्या लगता है भारत के विभाजन में गांधी जी आपको कहाँ लगते हैं? सर गांधी जी इसलिए लिखना चाहते ही नहीं थे कि भारत का विभाजन हो, क्योंकि उनका मन था कि हम एकता के साथ में रह सकते हैं। जी नेक्स्ट आप। जब भारत का विभाजन हुआ तो इससे गांधी जी बहुत ही दुखी हो गए और उन्होंने उपवास किया था। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट आ जाइए। मेरा नाम नेहा है, मैं BA फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 16 है। मेरा टॉपिक अहिंसा है। अहिंसा अहिंसा शब्द का व्यापक अर्थ महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे प्रकार से दिया था। अहिंसा शब्द का हमारे महाभारत, उपनिवेश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि में प्रयोग हुआ है। महात्मा गांधी ने अहिंसा शब्द का अर्थ सृष्टि में किसी भी प्राणी को मन, वाणी, कर्मों से दुखी नहीं करना चाहिए, यही अहिंसा का अर्थ है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को 2 रूपों में विभाजित किया है, नकारात्मक और सकारात्मक। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा के 5 नियम ये बताए थे। महात्मा गांधी ने अहिंसा के सिद्धांत में कुछ अपवाद किए हैं। यदि कोई व्यक्ति हिंसा का मार्ग अपनाता है तो जैसे यदि कोई गाय का बछड़ा दूध पीता हो और कोई रोगी हो, उस बछड़े का हक छीन कर उस रोगी को दूध दे दिया जाए तो यह हिंसा नहीं होती है। गांधी जी ने कहा था कि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, पानी से ही बुझाया जा सकता है। गांधी जी के अहिंसा को कुछ लोगों ने आलोचना भी की है कि आज के युग में परमाणु बम जैसे दुनिया में अहिंसा शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन आज हम देखें तो अहिंसा शब्द को बहुत प्रमुखता दी जा रही है। हिंसा महात्मा गांधी द्वारा एक व्यापक अर्थ सामने निकल कर आया है। मेरा नाम लक्ष्मण है, मैं BA सेकंड सेमेस्टर का छात्र हूँ। मेरा टॉपिक है राष्ट्रवाद पर गांधी जी के विचार। गांधी जी राष्ट्रवाद को देश प्रेम से जोड़ते थे। उनका मानना था कि देश के सभी नागरिकों को अपनी जाति, धर्म आदि को बुलाकर सभी की पहचान एक रूपता में होनी चाहिए और जो है सभी को मतलब भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। उनकी पहचान जाति, धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए, जिससे देश में सभी एकता से रहें। मेरा नाम ज्योति है, मैं BA सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा रोल नंबर 21 है और मेरा टॉपिक है गांधी जी के स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन का अर्थ है गांव और जिला स्तर के लोगों का प्रशासन, जो गांव के लोग से बहुत निकट होते हैं और उससे जुड़े रहते हैं। लोकतंत्र में उनकी सहभागिता रहती है। गांधी जी के स्थानीय प्रशासन वो पंचायतों को आगे बढ़ाना चाहते थे, जैसे कि वो गांव में ही रहते थे और गांव अपने आप को गांव का ही मानते थे। उनका मानना था अगर गांव तरक्की करेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। थैंक यू। Darkness cannot drive out darkness, only love can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. My topic is the relevance of Mahatma Gandhi in 21st century. My name is Srishti and this is add-on course and I am going to present my presentation. As we are seeing, the world is globalized, industrialized and economicalized and also technologized. But with that, we are facing so many issues like corruption, like degradation of the human values,
like terrorism, war conflicts, religious conflicts, and class conflicts. And I strongly believe the only solution and the only way to tackle these issues is the Gandhian philosophy. And today, in this presentation, I want to divide my presentation into two segments. First, impact on the society level, and second, impact on the individual level. Gandhiji believed that the non-violence is more strong than violence, and he proved it. When we saw in the Dandi March, when the British beat the leaders mercilessly, and they did not do anything against the British and the American newspaper, and also put this on the newspaper and also criticized the act of the British. And the England also supported the Gandhiji. And today this is the need of the hour. If we protest non-violently, that means we are not breaking any law and order. If we protest non-violently, then we are not harming our constitution and we are not disrespecting our constitution. And that means that the opposite party cannot make us weak. And gradually the mass will support us and we will achieve our goal. Gandhiji believed in the religion in politics. There are many philosophers who believe that there should be separation in politics. But Gandhiji says no, there should be religion in politics, because that will inculcate the ethical and the moral values in the politician. And today, and that will lead to not to do something wrong. That will make them to do not to do unjust. That will make them to not to corrupt. And this is the need of the hour. I know that this is very impractically, but if we feel, or if we think that it will make practically and it will be applied, then how our world and our India will look like? Our world and India will be in peace, in love and in sincerity. Gandhiji believed in Hindu-Muslim unity. Gandhiji knew the power of the unity. He knew how to unite the diversity of India. That we saw in the Khilafat movement. He combined the Khilafat movement into the non-cooperation movement. And this is the need of the hour. Our country is full of diversity. Our leaders should unite all the sections of the society and channelize their power into one direction and make our country develop. If we go on the individual level, we as a students, we are facing so many issues like this stress and sometimes we are doing something and doing act like suicide. But if we see the struggle of the Gandhi, we should take a lesson from his struggle. In 21 years in South Africa and 1950 to 1948 in India, he continuously struggled. एंड लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गांधीयनवादी विचारधारा को मानने वाली एक महिला जिनका नाम है आशा मेहता, उन्होंने कहा है कि जब तक मानव समाज और मानव सभ्यता इस धरती पर है, तब तक गांधी जी की फिलॉसफी हमारे देश, हमारे विश्व में प्रासंगिक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज का मेरा टॉपिक है वो है रिलेवेंस ऑफ गांधी इन इंडिया। जो गांधी जी थे उनकी जो मोरल वैल्यूज थी वो ज़्यादा काफ़ी हायर थी। दूसरा, उनका जो इंडिया में रिलेवेंस है और कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनका जो रिलेवेंस काफ़ी ज़्यादा रहा। दूसरा, उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। जो उनका पहला मेन फोकस था वो था प्लुरलिज्म और कम्युनल हार्मनी के लिए। प्लुरलिज्म का मतलब ये था कि जो हमारे जितने भी सेक्शंस में सोसाइटी है उनको इंक्लूड करना। कम्युनल हार्मनी का जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था हिंदू मुस्लिम यूनिटी। जब मेन फोकस था उनका हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। जब खिलाफत इशू आया तो उन्होंने जो अली ब्रदर्स थे उनको सपोर्ट किया। उन्होंने सिर्फ इसलिए सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो करना चाहते थे
उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो खिलाफत इशू को ऐसा ये देख रहे थे कि इससे इंडिया में हिंदू मुस्लिम यूनिटी डेवलप हो सके। दूसरा उन्होंने उनको उस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज भी किया गया क्योंकि ये हमारे इंडिया का इशू नहीं था, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इशू था। और दूसरा लोग का मानना ये था कि जो गांधी जी हैं वो पॉलिटिक्स में रिलीजन को इंक्लूड कर रहे हैं। वेरी गुड बेटा, बढ़िया क्या My name is Kavita. I am a student of BA fourth semester. My roll number is 24. मेरा टॉपिक है टैगोर और गांधी में मतभेद। गांधी और टैगोर के बीच बहुत अच्छी मित्रता थी, जिसके चलते टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और गांधी ने टैगोर को फुलदेव की उपाधि दी। परंतु इनमें मित्रता होने के बावजूद भी बहुत सारे मतभेद थे। उनमें से एक विषय विश्वास और तर्कता का है। 1934 में हुई घटना बिहार में भूकंप की, उसको गांधी जी ने धार्मिक कारण बताया था। उनका कारण उनका घटना का कारण तो कहना था कि यह घटना सिर्फ और सिर्फ हरिजनों के साथ छाछूता व्यवहार करने के कारण हुई है। टैगोर ने इनको आलोचना करते हुए कहा था, नहीं ऐसा नहीं है, ये गांधी का बयान तर्कहीन है और किसी भी धार्मिक घटना, किसी भी प्राकृतिक घटना को धार्मिकता से जोड़ना गलत है। दूसरा इनका मतभेद का टॉपिक था सत्याग्रह। गांधी जी ने कहा था कि स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टैगोर इनकी आलोचना करते हुए कहा, सत्याग्रह एक पवित्र सत्याग्रह एक पवित्र क्षेत्र है जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं, परंतु सभी को सत्याग्रह का पवित्रता का पता नहीं होता है, जिसका वो गलत प्रयोग कर सकते हैं। गांधी जी और टैगोर के मतभेद का तीसरा कारण था राष्ट्रवाद। गांधी जी कहते थे कि राष्ट्र का निर्माण प्रेम और मित्रतापूर्ण व्यवहार से किया जा सकता है और उनका यह मानना नहीं था कि राष्ट्र को लोगों की सेवा करनी चाहिए। उनका मानना था कि राष्ट्र को लोगों की सेवा करनी चाहिए, ना कि राष्ट्र को। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम निशा शर्मा है, थोड़ा मैं तेज। 6th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है हरिजन आंदोलन। अछूत कहे जाने वाले लोग बंधुओं को गांधी जी ने हरिजन कहा और उसके लिए उन्होंने एक संस्था बनाई जिसके अध्यक्ष घनश्याम दास गुप्ता थे और मंत्री ठक्कर बाबा थे। उन्होंने छुआछूत का समूल कहा कि मैं छुआछूत का समूल नाश करने के लिए कटिबद्ध हूँ और उन्होंने इसके लिए एक हरिजन नामक पत्र का संपादन किया सन 1933 में। इससे उसको गांधी जी ने छुआछूत को कम करने के लिए हरिजनों को मंदिर में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन दिया। उन्होंने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक विचारों के साथ साथ यदि इनको मंदिरों में प्रवेश मिलेगा तो उससे इनको आत्मबल मिलेगा। इस प्रकार उन्होंने जो हरिजन थे वो उनके स्वाभिमान को जगाया और ताकि वो अपना महत्व समझ सके। थैंक यू। मेरा नाम शबनम पठान है, मैं कक्षा BA fourth semester की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक है गांधी जी की जाति व्यवस्था के विचार। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था श्रम निवारण की प्रणाली थी, किंतु गांधी जी ने अस्पृश्यता और जाति भेदभाव का विरोध कठोर विरोध किया। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट
काटे गए और बुने गए कपड़ों को कहा जाता है। इसे कच्चे माल के रूप में रेशम, कपास, ऊन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे चरखे पर काटकर धागा बनाया जाता है। खादी के कच्चे माल को कोई बात नहीं, कोई ऐसी नहीं बुला सकता, मानो वो है ही नहीं यहाँ पर। चलो गायब हो गए। खादी के कच्चे माल को भारत के विभिन्न भागों से प्राप्त किया जा सकता था। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उत्तर पूर्वी राज्यों से रेशम प्राप्त की जाती थी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से कपास को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता था। खादी और ग्राम उद्योग दोनों में ही अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी, लेकिन इसका एक यह लाभ था कि इसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं के बराबर थी। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य थे। इसका मुख्य उद्देश्य खादी और ग्राम उद्योग को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना करना और उनके विकास के लिए योजना बनाना था। इसका सामाजिक उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करना था और इसका आर्थिक उद्देश्य बेचने योग्य सामग्री प्रदान करना था और इसका एक व्यापक उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। थैंक यू। मेरा नाम अंकिता मामूला, मैं क्लास कक्षा BA 4th सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा टॉपिक चिपको आंदोलन है। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में हुई थी उत्तराखंड से। चिपको का शाब्दिक अर्थ होता है गले लगाना। वहाँ के भारत के रैनी गांव के लोग और उत्तराखंड के लोगों ने पेड़ों को गले लगाया और उन्हें कटने से बचाया, क्योंकि उनका मानना था कि वो पेड़ जो है उनकी संपत्ति है। इसलिए उन्होंने 26 मार्च 1974 को इस पर कार्रवाई कराई। इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दी। गौरा देवी, सुरेशा देवी जैसी महिलाओं ने इसमें योगदान दिया और सुंदरलाल खोपड़ा इसके नेतृत्व करता थे। उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिक एक स्थायी अर्थव्यवस्था है और उसे हम पेड़ों को गले लगाएं और कटने से बचाएं, क्योंकि ये हमारी संपत्ति है। और हेलो एवरीवन, आई एम वरुण। मेरा टॉपिक नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में नेता पाटकर ने शुरुआत की थी। यह MP, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरता है। गुजरात में सरदार सरोवर बांध सबसे बड़ा बांध है। NBA के प्रमुख प्रवक्ताओं में से नेता पाटकर व बाबा आमटे को 1991 में लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थैंक यू। Hello guys, respected teachers, good afternoon. My topic is दांडी यात्रा एंड सविनय के आंदोलन। सविनय के आंदोलन मुख्य रूप से 1930 से 1934 के बीच चला, जिसमें निश्चित रूप से सबसे पहले जो घटना हुई वो दांडी यात्रा थी, जो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को जो है शुरुआत की। उसके बाद गांधी जी अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से निकले और 241 बीच की यात्रा करने के बाद दांडी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने नमक कानून तोड़ा। और उसी समय गांधी जी ने यह प्रण लिया, जब तक भारत को स्वतंत्र नहीं कर दूँगा तब तक अपने इस आश्रम में वापस नहीं आऊँगा। उसके बाद 1934 में गांधी जी वर्धा, महाराष्ट्र पहुँच गए, जो जमुनालाल बजाज का आश्रम था, जो गांधी जी के 5वें पुत्र कहे जाते हैं। उसके बाद जो है सविनय के आंदोलन मुख्य रूप से पूरे भारत में फैल गया और गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद इसकी जो है बागडोर अय्याज अब्बासी ने तथा उसके बाद सरोजिनी नायडू तथा उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि मुख्य नेता जुड़ते रहे। और गांधी जी की इस यात्रा को मोतीलाल नेहरू ने कहा है कि जिस प्रकार राम जी लंका के लिए रवाना हुए थे, उसी प्रकार गांधी जी की यह यात्रा इतिहास में अमर रही। थैंक्स। आज 30 अप्रैल 2024, समय आप लोगों को काफ़ी हो गया है, लगभग 3 बजने वाले हैं। आप लोगों ने आज अपना लिखित पेपर और प्रेजेंटेशन असाइनमेंट
यहाँ आपने प्रस्तुत किया, उसका वाचन किया, उसकी प्रस्तुति दी। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। इस 30 घंटे के एड ऑन कोर्स में, जिसका हमारा शीर्षक रहा है महात्मा गांधी मिथक, वास्तविकता एवं विचार, इस पे वस्तुतः 30 घंटों में आपने क्या सीखा, क्या बताया गया, ये मैं बताने की अपेक्षा एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर मैं बताऊं वो थोड़ा सा जाती होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ सीखने वालों ने इस 30 घंटे में क्या सीखा। आप में से कोई एक जो इस 30 घंटे के एड ऑन कोर्स के बारे में कुछ कहना चाहता हो, आ जाइए। सिमरन कुरैशी, BA 6 सेमेस्टर, आपके 30 आवर्स एड ऑन कोर्स के संबंध में बताएंगे क्योंकि ये 30 घंटों की जर्नी कैसी रही। Good afternoon once again. I am Simran Kureshi. I am here to tell you about how is my experience up to now of 30 hours class of add-on course, which was especially focused on Mahatma Gandhi's thoughts, and its name is Mahatma Gandhi Myths, Reality or Thought. Really, the experience was very extraordinary. I can say that I had never experienced such type of thing in my life. Actually, the one thing and foremost thing was that this course was started as volunteer, as the side from the student side, that they are voluntarily, they are willing that they can participate in this course and they can have these classes. So I can see that students are just very eager to learn these types of things. So it is very wonderful thing that I am also the part of this class and I am also the member of this class. Really, I have learned many things in this course. The first thing that I used to think that we are having in our books the ideology of Mahatma Gandhi, but I used to think that is it only limited to the books or is it also in our practical life today? I know that we are just going to do these types of things in our practical life even. Sometimes it makes me think that if we are just going to follow the ideology of Mahatma Gandhi, then on the other side, the corruption and everything is also going on the high rate. Why is so? These are the contradictory points, conflicting points together we can see here. And we can have all the clear difference between the ideology of Mahatma Gandhi and on the opposite side, we are having the negativity in our society. That is only the single solution to follow the ideology of Mahatma Gandhi. In my life, I have also listened that many people do not agree with the ideology of Mahatma Gandhi. They usually say the Gandhiji did mistake. He has done a really big mistake. He has done all the work very good, but somewhere he has committed many mistakes. Then I think if the responsibilities are big, then the small mistakes can take the place of big mistakes. We are considering from a side, but that was not the reality. He was having the responsibility to make a country a free country, and at that time, Indian citizens were also struggling with him. That was a wonderful thing that India supported with him. Now we are also Indian, and how can we support him to follow the ideology of him? To make that thing inspiration for others, that a particular person follow the ideology of Mahatma Gandhi. That is a wonderful thing I have learned from this class and I have got in my life. Earlier I have listened and I have read many things about Mahatma Gandhi, but in this class I have really experienced the new types of things in my life, and I want to follow this ideology of Mahatma Gandhi in my practical life. It will not only limit in my books, in my assignment, it is not so. It will be really practical, and I hope that you will also inspire from the ideology of Mahatma Gandhi, and same thing you will follow in your life. Thank you. Have a nice day. कोई और छात्र एवं छात्रा जो अपने विचार इस 30 घंटे की जो कक्षाएं हैं व्यक्त करना चाहें, आ जाएं। क्या हुआ, ब्रिलियंट स्टूडेंट ही हाथ क्यों उठा रहे हैं? आप भी उठाइए भाई। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सृष्टि है और मैं अब हमारे इस 30 घंटे के कोर्स में बिताए हुए अपने सभी विचारों को साझा करना चाहूँगी कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये कोर्स एक औपचारिक तरीके से नहीं चला था, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल और बिल्कुल रियल चला है।
रोज हमारी अटेंडेंस लगी है, सभी बच्चों की अटेंडेंस बिल्कुल रियल है और उसके ऊपर मार्क्स भी दिए जा रहे हैं, जैसे कि कोर्स में पहले से ही था। सभी बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स में आए वो स्वैच्छिक रूप से आए, किसी पर कोई दबाव नहीं था। और वो छात्र आए, सबसे इम्पोर्टेंट, जो कुछ सीखना चाहते हैं। और वास्तव में इस क्लास में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, जो हमें सोसाइटी में, इवन हमारे पेरेंट्स भी हमसे बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि गांधी जी ने ये करा, गांधी जी ने वो करा, लेकिन हमें इस क्लास में आकर सच्चाई पता चली कि गांधी जी ने आखिर क्या किया। गांधी जी ने हमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई, सत्य, अहिंसा। और अगर बात की जाए, जो भी हमारी सोसाइटी में इशू है, करप्शन है या फिर क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मेरा मानना यह है कि अगर हम हर एक व्यक्ति गांधी जी की विचारधारा को फॉलो करे तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और गांधी जी की विचारधारा या फिर गांधीवाद को सिर्फ एक मजबूत व्यक्ति ही फॉलो कर सकता है, ये भी मैंने इस क्लास में सीखा। क्योंकि गांधी जी की जो विचारधारा की सत्याग्रह की, उसमें हमें सहनशील बनना है। उसमें अगर हमें आगे से कोई पिटाई भी कर रहा है तो भी हमें कोई एक्ट नहीं करना है और हमें सत्य और सही के लिए लड़ना है। और ये हम अपने नॉर्मल डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है कि कुछ गलत है तो लॉ के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लड़ो, ये नहीं कि लाठी ली और चल दी। तो ये सारी चीज़ें इस क्लास में सीखी और सच में ये सिर्फ एक प्रैक्टिकल लेवल पे, और ना सिर्फ प्रैक्टिकल लेवल पे बल्कि अगर हम कोई कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि मुझे लगता है कि ये 30 घंटे नहीं बल्कि 300 घंटे जितना ज्ञान था। धन्यवाद। जय हिंद। किसी को लगता है कि वो अपने विचार दे सकता है तो स्वागत है, अन्यथा कोर्स कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं डॉक्टर रामजी द्विवेदी, इस 30 घंटे की जर्नी में आप सभी का पूर्ण सहयोग मिला और अपेक्षा है कि जैसे आपके विचार आए, आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा और अपने जीवन में इसे आप उतारेंगे भी, ना केवल अभी तो आने वाली जितनी भी जर्नी है, खुद तो सीखेंगे, खुद तो करेंगे। हमारा प्रयास होगा दूसरों को भी उसके प्रति प्रेरित करना। इसी के साथ इस 30 घंटे की जर्नी का हम एंड यही करते हैं। 10 मई 2024 को आपका 1 डे सेमिनार हो रहा है। उस दिन आपके इस कोर्स का प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महात्मा गांधी।